वेलकम टू द चैनल मेक लॉ इजी। तो फ्रेंड्स, अभी हम डिस्कस करेंगे रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी वर्सेस डॉक्ट्राइन ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी। इसमें ना एक्चुअली में क्या है कि मेरे पास कोई कमेंट में क्वेश्चन आया था कि रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी और डॉक्ट्राइन ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी जो है वो आपका सेम होता है कि नहीं होता है। देखिए काफ़ी हद तक आपका ये सेम होता है ना। मतलब इसको इंटरचेंजेबली आपका यूज़ कर सकते हैं, एक टर्म की जगह पे दूसरी आप टर्म यूज़ कर सकते हैं। बट इसमें थोड़ा सा एक बेसिक डिफरेंस होता है जो मतलब मैंने कोशिश की है इसको डिफ्रेंशिएट करने की। और मैं आपको पहले ही बता देती हूँ कि जो भी ये डिफ्रेंशिएशन मैंने लिखे हैं या फिर जो भी मैं आपको ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करूँ, ये भी मैं भी ऑनलाइन सर्च करके जो मुझे लगता है कि हाँ आपकी अंडरस्टैंडिंग आपके उसमें बेटर हो सकती है, तो मैं उसके नोट्स बना के उसका वीडियो अपलोड करने की कोशिश करती हूँ। तो मैं भी ऑनलाइन सर्च करती हूँ या कोई टेक्स्ट बुक वगैरह मुझे मिल जाती है ऑनलाइन, मैं उनसे देख लेती हूँ, या जो मेरी अपनी टेक्स्ट बुक्स हैं मैं उनसे कंसल्ट कर लेती हूँ। तो प्लीज़ आप इसको कोई भी अगर आप वीडियो देखते तो आप ना वीडियो या कोई भी आप नोट पढ़ते हैं ना, कभी एक से मत पढ़िए। आपको कई नोट्स पढ़ने चाहिए। तो उससे क्या होता है, आपको एक तो अलग अलग इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, और हो सकता है कि आपको कहीं एक की लैंग्वेज समझ में नहीं आ रही तो आप दूसरे की लैंग्वेज से आप उसे समझ सकते हैं। तो चलिए इसे डिस्कस कर लेते हैं। ये एक ऐसे ही मतलब शॉर्ट सा वीडियो में बनाने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आपको थोड़ा सा इसका डिफरेंस समझ में आ जाए। तो जो रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी और डॉक्ट्राइन ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी है ना, ये दोनों ही आपके लीगल कॉन्सेप्ट्स हैं, जो कि आपका ज़्यादातर जो है वो आपका इंटरचेंजेबली मतलब मोर ऑफन बहुत आपको देखने के लिए मिलेगा कि इंटरचेंजेबली आपकी यूज़ हो सकते हैं। बट इनके कुछ आपके इंपॉर्टेंट डिफरेंसेस भी होते हैं, उनको हम देखेंगे। तो पहले हम देख लेते हैं कि रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी जो है वो क्या है आपका। तो ये क्या है आपका रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी, क्या है आपका। हाँ, देखिए, it said that when somebody keeps something on his property for his benefit, it should not escape and affects other. In case it so escapes, the owner of things must compensate the victim even if he was not negligent. तो बेसिकली जो रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी है ना, ये आपको कहाँ देखने के लिए मिलेगा, ये आपको जो टॉर्ट लॉ है ना इसमें आपको देखने के लिए मिलेगा, या आप पढ़ेंगे उसमें। तो ये रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी बेसिकली ये क्या कहता है, ये कहता है कि अगर मान लीजिए कोई पर्सन अपनी किसी प्रॉपर्टी में, ठीक है ना, अपने बेनिफिट के लिए अपनी प्रॉपर्टी में, ठीक है ना, कोई चीज़ वो आप लेके आते हैं, कोई चीज़ लेके आता है, वो उसको स्टोर करता है, ये रखता है अपनी प्रॉपर्टी में, तो इट शुड नॉट एस्केप एंड अफेक्ट अदर। तो वो वहाँ से निकल कर किसी दूसरों को अफेक्ट नहीं करनी चाहिए, मतलब नेगेटिवली इफेक्ट नहीं करनी चाहिए। पर मान लीजिए ऐसा हो जाता है, तो जो ओनर होगा ना, उस चीज़ का ओनर होगा, उस प्रॉपर्टी का ओनर होगा जहाँ पर वो चीज़ रखी थी, ठीक है ना, रखी क्या थी, उसने अपने बेनिफिट के लिए रखी थी। जैसे मान लीजिए ये ए है, ये आपका क्या है, ये ए है और ये आपका बी है, इन दोनों के लैंड है ना। तो ए ने मान लीजिए अपने उसमें बड़ा सा गड्ढा बना दिया रिजर्वियर वाटर स्टोर करने के लिए, है ना, वाटर स्टोर करने के लिए बना लिया। तो इसने तो वाटर स्टोर करने के लिए बनाया, पर मान लीजिए कि ये जो इसने यहाँ पर अपना स्टोर बनाया, वाटर स्टोर करने के लिए गड्ढा बनाया, ये यहाँ से निकल कर, बनाया तो ए ने अपने बेनिफिट के लिए था, पर ये ओवरफ्लो होके इसके खेतों में भर जाता है बी के, और ये इसके बी की फसलों को नुकसान कर रहा है। तो यहाँ पर ए आपका लायबल होगा किसके लिए, जो बी को जो भी नुकसान हुआ है उसको कंपनसेट करने के लिए। तो द रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी इज़ अ प्रिंसिपल दैट वाज एस्टैब्लिश्ड इन द केस ऑफ रैलेंस वर्सेस फ्लेचर। तो ये आपका रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी जो था ना, ये आपका रैलेंस वर्सेस फ्लेचर वाला जो केस था उसमें आपका एस्टैब्लिश किया गया था, which held that person who keeps a dangerous thing on his land is liable for any damage caused by its escape। तो ये क्या कहा गया कि कोई भी पर्सन जो कि अपनी प्रॉपर्टी में या अपने लैंड में कोई डेंजरस चीज़ को रखता है और उसकी वजह से, उसके एस्केप की वजह से, मतलब उस डेंजरस चीज़ की एस्केप मतलब वहाँ से निकल एस्केप कैसे भी हो सकता है, देखिए गैस फॉर्म में भी हो सकता है, लिक्विड फॉर्म में हो सकता है, सॉलिड फॉर्म में हो सकता है, कैसे भी हो सकता है। तो अगर वो वहाँ से आपका एस्केप करके डैमेज कॉज करता है किसी दूसरे पर्सन को, चाहे इसमें आपका उस पर्सन की जिसने मतलब उसको अपनी प्रॉपर्टी में रखा था उस डेंजरस चीज़ को, चाहे वो नेग्लिजेंट है या नहीं है, चाहे उसकी गलती है नहीं है, पर अगर उसकी वो चीज़ वहाँ से निकल कर या एस्केप होकर किसी दूसरों को नुकसान पहुँचाती है तो वो आपका लायबल होगा। द रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी अप्लाइज ओनली टू केसेस इन्वॉल्विंग डेंजरस और हैजार्डियस सब्सटेंसेस
or activities that are likely to cause harm if they escape from the defendant's control. तो देखिए, जब आपने लॉ ऑफ टॉट मैंने पढ़ाया था ना, लॉ ऑफ टॉट की आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगी मेरे वीडियोस में। तो आपका बेसिकली जो ये आपका है लॉ ऑफ टॉट में आपने प्लेंटिव और डिफेंडेंट सुना होगा, ठीक है ना। प्लेंटिव जो पीड़ित होता है, डिफेंडेंट आपका दूसरा पक्ष जो अपने आप को डिफेंड कर रहा है, फाइन। तो ये जो रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी है, तो बेसिकली ये आपका किस चीज़ मतलब किस में किस केसेस में होता है, ये आपका अप्लाई होता है कि जहाँ पर आपका डेंजरस, हैजार्डियस सब्सटेंसेस या एक्टिविटीज़ इन्वॉल्व है जिनके एस्केप की वजह से कोई हार्म हो सकता है या हार्म हुआ है या हार्म कॉज कर सकती है उन डेंजरस या हैजार्डियस सब्सटेंसेस का एस्केप, और जो कि डिफेंडेंट के भी कंट्रोल में नहीं है। तो ये यहाँ पर आपका रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी आपका एप्लीकेबल होती है। तो जो रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी है अप्लाइज ओनली टू नॉन नेचुरल यूज़ ऑफ लैंड सच एज स्टोरिंग एक्सप्लोजिव्स, केमिकल्स और वाटर इन अ रिजर्वियर। तो जब आप ये जो रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी कब आपका अप्लाई होता है कि जब लैंड का जो है नॉन नेचुरल यूज़ हो रहा है, जैसे कि एक्सप्लोजिव स्टोर करने के लिए, केमिकल्स स्टोर करने के लिए, वाटर रिजर्वियर के लिए। देखिए, वाटर रिजर्वियर अगर खाली उसका फ़ायदा पहुंचा रहा है तब तो ठीक है, बट अगर वाटर उसमें बहुत मान लो बारिश के टाइम में सॉरी बहुत बारिश हुई, उसके टाइम में वाटर रिजर्वियर पूरा फुल हो गया और वो साथ साथ में ओवरफ्लो के क्या कर रहा है, वो दूसरे के खेत में जा रहा है, दूसरे के लैंड में जा रहा है, उसको नुकसान पहुंचा रहा है, तो उस केस में आपका जिसके उसमें वो वाटर रिजर्वियर होगा ना, वो आपका लायबल होगा विक्टिम को या हम कह सकते हैं प्लेंटिव को पे करने के लिए, डैमेजेस पे करने के लिए, ठीक है। द रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी है सम एक्सेप्शन। तो जो रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी होती है ना, उसको कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं। तो क्या एक्सेप्शन है इसके? जैसे आपका एक्ट ऑफ गॉड, मतलब मान लीजिए जो आपका किसकी वजह से हो रहा है, भगवान की उससे हो रहा है, ठीक है ना। थर्ड पार्टीज़ के एक्ट की वजह से हो रहा है, कंसेंट ऑफ प्लेंटिव और स्टैट्यूटरी अथॉरिटी। तो ये आपके सारे क्या है, एक्सेप्शंस हैं जहाँ पर आपका रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी आपका एप्लीकेबल नहीं होता है। डॉक्ट्राइन ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी। तो ये जो डॉक्ट्राइन ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी जो है ना, इज़ अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट दैट अप्लाइज टू एनी एक्टिविटी दैट इज़ इनहेरेंटली डेंजरस और हैजार्डियस रिगार्डलेस ऑफ वेदर इट इन्वॉल्व्स लैंड यूज़ और नॉट। तो ये जो डॉक्ट्राइन ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी, ये आपका रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी से थोड़ा सा वाइड एक बहुत ब्रॉडर टर्म हो जाएगी, जिसमें आपका जो तो बेसिकली ये आपका अप्लाई होता है कहाँ पर, किसी भी ऐसी एक्टिविटी में जो कि आपकी इनहेरेंटली मतलब बोलते हैं ना, जिनका नेचर ही है डेंजरस नेचर है और हैजार्डियस नेचर मतलब नुकसान पहुंचाने वाला नेचर है, चाहे उसमें लैंड का यूज़ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। जैसे उसमें बात कर रहा था ना लैंड का यूज़, यहाँ लैंड यूज़ की बात नहीं हो रही, यहाँ पर बोल रहा है कि कोई भी ऐसी एक्टिविटी जो कि आपकी जिसका नेचर ही आपका डेंजरस है या हैजार्डियस है। तो जो डॉक्ट्राइन ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी है, इट इम्पोजेस लाइबिलिटी ऑन द पर्सन हु एंगेजेस इन सच एन एक्टिविटी विदाउट रिक्वायरिंग प्रूफ ऑफ नेग्लिजेंस और फॉल्ट। तो इसमें ना क्या है, जो भी पर्सन आपका ये हैजार्डियस एक्टिविटीज़ या डेंजरस एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व है, वो आपका लाइबल होगा किसके लिए, वो आपका डॉक्ट्राइन ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी के हिसाब से आपका लाइबल होगा कंपनसेट करने के लिए, किसको, प्लेंटिफ को, या कह सकते हैं जिसको नुकसान हुआ है उसको पे करने के लिए लाइबल होगा। सॉरी, इसमें नेग्लिजेंस या फॉल्ट का कोई प्रूफ की ज़रूरत नहीं होती है। The doctrine of strict liability is commonly applied to cases involving defective products, animal attacks, abnormally dangerous activities and ultra hazardous activities। तो ये आपका स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी जो है वो का जो डॉक्ट्राइन है बेसिकली इस तरीके के जो केसेस होते हैं ना, उनमें आपका अप्लाई होता है। जैसे कि आपका डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स की बात करें, एनिमल अटैक की बात करें, नॉर्मली डेंजरस एक्टिविटीज़ है, या कोई आपका अल्ट्रा हैजार्डियस एक्टिविटीज़ है, फाइन। जो डॉक्ट्राइन ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी जो है, इसका कोई एक्सेप्शन नहीं होता है और इसको एक तरीके से आप एब्सोल्यूट लाइबिलिटी भी कह सकते हैं। जनरली वैसे एब्सोल्यूट लाइबिलिटी अलग होती है, यहाँ पर मेरे को मिला कि भाई इसमें ऐसा लिखा है, बट एब्सोल्यूट लाइबिलिटी आपकी अलग होती है। एब्सोल्यूटली तो कंपल्सरी है, मतलब कंपल्सरी आप लायबल होंगे ही होंगे, तब चाहे कुछ भी हो, फाइन। अब हम बात करते हैं, अगर मेन डिफरेंसेस समराइज़ करें तो डिफरेंसेस कैसे हैं। आपका जो रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लाइबिलिटी है वो आप बेस्ड है ऑन द एस्केप ऑफ डेंजरस थिंग फ्रॉम वंस लैंड, मतलब ये बेस्ड होता है किसी के लैंड से डेंजरस थिंग के एस्केप के ऊपर।
जबकि जो डॉक्ट्राइन ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी होती है इज़ बेस्ड ऑन द इन्वॉल्वमेंट इन डेंजरस और हैजार्डियस एक्टिविटी। तो ये जो आपका डॉक्ट्राइन होता है ना, डॉक्ट्राइन ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी जो होता है वो आपका किस पे बेस्ड होता है, डेंजरस और हैजार्डियस एक्टिविटीज़ जो होती हैं उनमें इन्वॉल्वमेंट पे बेस्ड होता है। आप रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी जो होती है वो आपका अप्लाई होता है आपका किस में, ओनली ऑन नॉन नेचुरल यूजेस ऑफ लैंड। जबकि आपका जो डॉक्ट्राइन ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी जो होता है वो आपका अप्लाई होता है किसी भी एक्टिविटी में जो कि आपकी इनहेरेंटली डेंजरस या हैजार्डियस होती हैं। रूल ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी के कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, जबकि डॉक्ट्राइन ऑफ स्ट्रिक्ट लायबिलिटी जो होती है उसके कोई एक्सेप्शन नहीं होते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया है जो कोशिश मैंने की है। मैं ये नहीं कहूँगी कि ये बिल्कुल बहुत सही है ये आंसर, हो सकता है आपको इससे बेटर कोई आंसर मिल जाए। मैंने सिर्फ एक कोशिश की है कि थोड़ा सा आपको शायद डिफरेंसेस वगैरह क्लियर हो पाए। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय।